केंद्र सरकार ने कोरोना के बीच में 3 अध्यादेश के जरिए 3 कानून बनाए जिसमें किसानों को काफ़ी आपत्ति है और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो 3 दिसंबर को इन किसानों से बातचीत करने के लिए राजी थे, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। हालांकि हरियाणा और दिल्ली में जो पुलिस थी उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा थी कि वो नहीं रोक पाए। अब कुछ किसान NH1 पर बैठे हुए हैं, पूरा जैम है वहाँ पर, उसको बंद कर दिया गया है और कुछ किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में आने की अनुमति दे दी गई है। किसानों के इस मुद्दे पर आज देश की बात में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से। हुड्डा जी, स्वागत है आपका। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि किसान इस वक्त हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और उन सबकी एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से जो किसानों के 3 बिल हैं इनको सरकार विड्रॉ करे। सही बात है। देखिए आदेश जी, देश का किसान एक शांति प्रिय आंदोलन के माध्यम से संविधान और प्रजातंत्र के दायरे के अंदर देश की राजधानी में पहुंचा है और देश की सरकार के दरवाजे पे उसने दस्तखत दिए जी। इस बात की संवेदनशीलता को और अपने राजधर्म को समझते हुए सरकार को चाहिए कि तुरंत बातचीत के दरवाजे देश के किसान के लिए खोले और उनकी जो जायज मांग है उस जायज मांग को माने। और किसानों की क्या मांग है? किसानों की यही मांग है कि जो ये 3 कानून आए, इन 3 कानूनों से सरकार ने निजी खरीद का तो रास्ता प्रशस्त किया, मगर उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP का कहीं 3 बिलों में एक जिक्र तक नहीं डाला। तो यानी कि को बड़ी निजी कंपनियां किसानों से शोषण करके MSP से कम पे किसान से खरीदने की गुंजाइश रहेगी। तो ऐसे में किसान के भविष्य पे तलवार लटक गई और इसीलिए किसान कह रहे हैं कि या तो आप MSP का प्रावधान इसमें कर दीजिए, कानूनी प्रावधान। जबानी आश्वासन नहीं, जबानी आश्वासन तो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब कह रहे हैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा इत्यादि MSP में तो वो जबानी का कोई मायने नहीं। आपने कानूनी प्रावधान MSP का दीजिए इसमें कि MSP से कम की खरीद पे कोई सजा का प्रावधान रहे, और नहीं तो अगर नहीं देना चाहते तो आप इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए। ये हमारी मांग है और इस मांग का हम पूरा समर्थन करते हैं, किसानों का समर्थन करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत बातचीत करके समाधान दे और ये कानूनी प्रावधान का रास्ता बनाए। हुड्डा जी, कल कृषि मंत्री का बयान आया कि हम लोगों ने 3 दिसंबर को किसानों को संगठन को बुलाया था मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले ही इन लोगों ने मार्च। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, जानकारी चाहता हूँ कि 3 दिसंबर तक, आज से लेकर 3 दिसंबर तक का कृषि मंत्री जी का क्या शेड्यूल है? देश के किसान के लिए अगर देश के कृषि मंत्री को समय नहीं है, वो कौन से ऐसे ब्याह शादियां अटेंड कर रहे हैं या कौन से ऐसी उनकी कोई मंत्रालय की बैठकें हैं जिनको देख के वो 3 दिसंबर तक व्यस्त है। अच्छा। 3 दिसंबर तक इंतजार ना करे सरकार, तुरंत बातचीत होनी चाहिए। और ये संवेदनशील दिखाता है कि सरकार की नीयत जो है वो नीयत साफ नहीं है। किसान को लेके क्या नीयत है? किसान को तो ये अपना कुछ मान ही नहीं रहे कि 3 दिसंबर तो बात करेंगे। तो मैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो तरफ से जो रिस्पांस आया है उसको मैं सही नहीं मानता। हुड्डा साहब, पार्लियामेंट में जब ये 3 बिल सरकार लेके आई थी तो ये कहा गया था कि ये किसानों के लिए एक बड़े रिफॉर्म्स हैं जिससे वो आड़ती की कल्चर से बाहर निकलेंगे और आने वाले जीवन में किसान के लिए उनके जीवन में सुधार आएगा। लेकिन अब इतना भारी भरकम जो विरोध हो रहा है उसमें किसान भी शामिल है, आपकी पार्टी भी शामिल है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी की एक आदत बन चुकी है, ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के घमंड में इतनी आ चुकी है कि कोई गलत फैसला या सही फैसला, जो भी फैसला लिया जाए उसको जबरदस्ती लोगों के गले के नीचे उतारने के लिए ये मार्केटिंग पे जोर दे देते हैं और गलत को भी सही बनाने की कोशिश करते हैं, रात को दिन दिखाने की कोशिश करते हैं। और कभी किसी फैसला करने के बाद उस पर ये मानते हैं कि वो जो है वो फैसला कोई भी ये लेंगे वही पत्थर की लकीर हो जाएगी और जो है कोई उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखिए, अब क्या नियत है, क्यों ये कानून किसकी मांग पे है? किसान तो मांग कर नहीं रहा था,
कोरोना के टाइम क्यों आए, ऐसी क्या इमरजेंसी थी, ऑर्डिनेंस बनाने पड़े? अगर इतना बड़ा रिफॉर्म आपको व्यापक कृषि प्रणाली में करना था तो देश में एक चर्चा होने देते, कोरोना का समय निकलने देते। अगर आपने इतने साल 70 साल से जो व्यवस्था बनी कृषि की उसको आप एक नई मोड़ दे रहे थे, तो कोरोना में और किसकी मांग पे आपने किया, मैं उसमें जाना चाहता। मगर चलो अब ये एक जवाब देते हैं कि हम रिफॉर्म लेके आए हैं, मार्केट रिफॉर्म में किसान को ऑप्शन मिलेंगे। मैं उस पर आपको बताना चाहता हूँ 2-3 बात। पहली बात तो ये है कि ये जो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि कांग्रेस भी ये चाहती थी, हमारे मैनिफेस्टो में भी ये था इत्यादि, और अब कांग्रेस रिफॉर्म विरोधी हो गई है, निजी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विरोधी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। हम प्राइवेट सेक्टर के पक्ष में है, हम निजी खरीद के पक्ष में है। और हाँ, हमने भी अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि एपीएमसी में रिफॉर्म होना चाहिए, मगर नियंत्रित रिफॉर्म होना चाहिए। निजी खरीद हो, मगर निजी खरीद के साथ साथ उस पे एमएसपी से ऊपर की खरीद पे की बाध्यता हो जाए। ठीक है। ये हमारा जो मूल पॉइंट है, मूल सिद्धांत है, वो ये है। 2018 में कांग्रेस सरकार ने पहली बार एपीएमसी में अमेंडमेंट आते हुए हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रूल्स बनाए थे। हमने स्वयं निजी कंपनियों को हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए इजाजत दी थी और खरीद की भी इजाजत दी थी, मगर साथ में ये लिख दिया कि एक पीनल एक्शन लिख दिया था कि अगर पिछले साल की एमएसपी से कम पे और कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी फार्मर के साथ, तो वो निजी कंपनी को दंड दिया जाएगा, उस पर पेनल्टी भी लगेगी और पीनल एक्शन भी होगा। ये आज जो है अभी किसान पंजाब में और राजस्थान में हमारी सरकारों ने उसी को मॉडल मान के कानून भी पारित किए हैं। और ये मगर उनके पारित करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो एक भारत का जो है, भारत सरकार जब तक नहीं करेगी तब तक, क्योंकि पार्लियामेंट ओवर रूल करता है इस चीज को। एपीएमसी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट का एक्ट है। तो इसीलिए हमारी ये मांग है कि ये हमने रिफॉर्म के, ना तो हम रिफॉर्म के खिलाफ है, ना हम निजी सेक्टर के खिलाफ है। आप कोई सारा निजी सेक्टर ले, आज किसने मना किया? मैं आपसे पूछता हूँ आदेश भाई, आज किसी निजी कंपनी को मना नहीं किया। वो आज भी मंडियों में जाके खरीद कर सकती हैं, ज्यादा भाव दें और खरीदें, एमएसपी से ज्यादा भाव दें। ये तो मंडी के बाहर एमएसपी से कम खरीद की तैयारी के लिए ये ऐसा लगता है। तो अगर सरकार की नीयत ये थी, मगर चलो आप ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हो आप, मगर हाथी के दांत दिखाएं कुछ और है और खाने के कुछ और है, ऐसे दिखाई देता है। दिया गया हो कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी सरकार का बेनकाब होता दिखाई दे रहा है। ठीक है। अच्छा, आप भी ये बात मानते हैं जो सरकार क्लेम कर रही है कि आढ़तियों का बहुत ज्यादा कब्जा है मंडियों के ऊपर और वो मनचाहे दाम में अपनी किसान की फसल को लेते हैं? क्योंकि मुझे याद है आपका, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बीजेपी जो है, बीजेपी एक बड़ा भारी, एक ये इन लोगों को जो है हम लोग कहते हैं बहुत झूठी पार्टी, और वो झूठी पार्टी के साथ और एक है बहुत झूठा प्रचार। बीजेपी है बहुत झूठा प्रचार, ये बहुत झूठा प्रचार कर देते हैं। और अब ये आड़तियों की बात कर रहे हैं, आपकी मिडलमैन, कांग्रेस मिडलमैन के साथ खड़ी हो गई, हम किसान के साथ है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जितने ये आड़ती हैं अब ये क्या कर रहे हैं, कोई ये इनमें से कोई नहीं इसको प्रभावित नहीं हो रहे। ये अब अदानी के एजेंट बन रहे हैं। एफसीआई के कमीशन एजेंट की बजाय वो अदानी खुद आके वहां खरीद नहीं कर रहा, अदानी नहीं खरीद वो ये अब अदानी के एजेंट बन गए मिडलमैन, तो ये अपना कमीशन लेंगे। साथ में उससे भी बड़ा मिडलमैन अदानी और अंबानी भी आ गया। अब अभी तक तो सरकार और सरकार के कमीशन एजेंट ये आड़ती थे, क्योंकि सरकार भी किसी ना किसी के थ्रू तो परचेज करेगी, आदेश और जिसके थ्रू परचेज करेगी वो अपना कमीशन कुछ प्रतिशत लेगा। अब ये भी है, इनके ऊपर मार्केटिंग टीम भी है अदानी अंबानी की, और उसके ऊपर जाके अदानी अंबानी बैठेंगे बंबई में और अहमदाबाद में, और वो सारा जो मिडल मैन की बजाय, इन्होंने मिडल मैन की बजाय अपने बीच के अंदर इतना बड़ा जो है कॉर्पोरेट हाउस घुसा दिया कि मैं समझता हूँ जो किसान को भी निचोड़ेगा और ग्राहक के लिए भी। क्योंकि एक तरफ जो दूसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन आया है, तो किसान से तो कम में खरीदोगे आप और निचोड़ के खरीदोगे, उसके बाद उसकी स्टोरेज करके जब आपको जब फायदेमंद भाव मिलेगा मार्केट में, तो कंज्यूमर को आप महंगे में देने का काम करेंगे, तो दोनों को चोट इसकी पड़ेगी।
तो क्या हुड्डा साहब इसका मतलब ये है कि अब ये इस फील्ड में यानी फार्मिंग सेक्टर की तरफ कॉर्पोरेट हाउसेस बढ़ रहे हैं, जैसे आपने इशारा किया कि अडानी हाँ, अंबानी अब गेहूं और चावल और जीरी परचेज करेंगे। बिल्कुल करेंगे। बड़े बड़े वेयर हाउस पहले ही बनने शुरू हो गए। आप हरियाणा में हम्म देखो, कहीं पंजाब में देखो, बहुत जगह। मगर मैंने हम्म जैसे कहा, हमें उससे कोई एतराज नहीं आदेश। हम्म मैं स्वयं चाहता हूं कि निजी निवेश हो, आए, हम्म मगर नियंत्रित आए। ऐसे उनके लिए पहले हम कानून बनाएं कि वो शोषण ना करें, हम्म हम्म किसान का और ग्राहक का ठीक है। शोषण करने का की इजाजत उनको नहीं दी जाए। अगर हम्म आप किसान को बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में किसान का भविष्य आप उनके हाथ में छोड़ के और भाग जाओगे, तो मैं हम्म समझता हूँ ये नहीं हो सकता। एक और चीज मैं इसमें आपको बताता हूँ, बड़ा टेक्निकल बात। जी। देखो, ये जो फ्री मार्केट का कंसेप्ट है, जो हम्म बीजेपी लेके आई है, मोदी जी लेके आए हैं, हम्म ये अमेरिका से बोरोड है। ओके। अमेरिका से बोरोड है। अमेरिका के अंदर जो है एंटरप्राइज, फ्री मार्केट, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं वहां। हम्म मगर इस कॉन्सेप्ट का के पीछे एक सिद्धांत है फार्मिंग सेक्टर हम्म के अंदर, गेट बिग और गेट आउट। ओके। वहां पे इसका या तो इसका क्या आपका मतलब है हुड्डा साहब? इसका मतलब जरा ये है, या तो साधारण शब्दों में बताएंगे आप ताकि लोग समझ साधारण सके। शब्दों में ये है, गेट बिग, या तो आप बहुत बड़े फार्मर बन जाओ, दस ओके। बीस हजार एकड़, या हाँ, आप अपनी फार्मिंग छोड़ो और आप जो है, क्योंकि अमेरिका में ये जो मार्केट और इस तरह की फ्री मार्केट की जो कंसेप्ट रही, इस वजह से केवल 0.1% आबादी आज कृषि क्षेत्र पे निर्भर है। हम्म बाकी लोग सारे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। हम्म हिंदुस्तान की परिस्थिति दूसरी है। हम्म हिंदुस्तान में अगर आप ये लाएंगे कि गेट बिग और गेट आउट, तो हम्म उसमें ये सरकार को ही गेट आउट कहना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में 50% आबादी जो है कृषि क्षेत्र में निर्भर है। ठीक है। और यहाँ ठीक है। पे एक सिस्टम कामयाब हुआ था, ये हम्म एमएसपी और मंडियों का सिस्टम, जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खास तौर पे हम्म हम्म अब मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत उड़ीसा और छत्तीसगढ़, कुछ राज्यों में और अब उभर के आया है। ये हम्म सिस्टम जो कामयाब यहाँ पे हुआ था, जरूरत तो ये थी कि इसको पूरे पूरे के पूरे जो है, मैं समझता हूँ देश में रेप्लिकेट करने की तरफ सरकार कदम बढ़ाती कि एक जगह कामयाब हुआ है हमारा कोई कृषि प्रणाली, और हम्म फूड सिक्योरिटी सिस्टम भी है ये साथ में। मगर हम्म उसको और बढ़ाने की बजाय आप उसी पे आप चोट मारने के लिए आ रहे हो, हम्म और ये बड़ा खतरनाक है। इसमें अ, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ आदेश जी। जी। जो बड़ौदा उपचुनाव हमारा हुआ था, उसमें मैं लोगों के बीच में लेके गया था, क्योंकि हम्म एक बड़ा इसमें गलत धारणा है कि हम्म केवल किसान इसमें एक वो है। इसमें किसान पे तो पहली चोट पड़ेगी, अच्छा। मगर किसान के साथ साथ दूसरी बड़ी चोट इसमें गरीब आदमी पे पड़ने जा रही है। क्योंकि आज के दिन हमारी जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, समझने की जरूरत है आपको। हम्म फूड ग्रेन प्रोक्योर करती है सरकार एफसीआई के माध्यम से, 280 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोक्योर हुआ जैसे पिछले साल ठीक है। जो है, वो एफसीआई गोदामों में रखा जाता है। और फिर उसके बाद पीटीएस प्रणाली के साथ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन डिपो के माध्यम से वो अनाज बीपीएल परिवारों को, एपीएल परिवारों को अलग अलग स्कीम के तहत, जो आपको याद होगा हम्म फूड सिक्योरिटी एक्ट भी हम लेके आए थे, उसको पूरा जी इन्होंने जी। नहीं माना, तो हम्म वो अपना हम जो है गरीब आदमी को देने का काम करते हैं। हम्म तो ये जो पूरा सिस्टम है, हम्म ये जो सिस्टम है, ये अपना, वैसे मैं आपको बताऊं, एक बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, इधर जा रहे हैं, इधर ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर आप देखिए, अच्छा अच्छा। ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर, ये नेशनल हाईवे 10 के आपको नज़ारे में आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये सब आपको लोग पता, दिल्ली जा रहे हैं? ये दिल्ली जा रहे हैं सब, नेशनल हाईवे 10, ये भादुगढ़ रोहतक के बीच का। और हम भी जो है यहीं पे अपने हर जगह हमने जो है इन सब जो किसान आ रहे हैं, इनके रुकने के, खाने की और ये हाँ व्यवस्था हाँ। जो बनाई हुई है हमारे सारे हरियाणा वासियों से, हमने अपील करी थी इस पूरे क्षेत्र के अंदर। तो जी। वो सारी उन सब का निरीक्षण करते हुए हम आगे हम्म बढ़ेंगे। तो ठीक है। मैंने आपको जैसे कहा कि भाई ये गरीब आदमी, तो अगर हम्म आने वाले समय में अगर सरकार खरीद नहीं करेगी, हम्म तो आने वाले समय में गरीब आदमी को राशन डिपो के माध्यम से नहीं, रिलायंस फ्रेश अपने जो है अपना अनाज लेने की और खाद्यान्न लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसकी हम्म चोट दोहरी है। सरकार खरीद से पीछे अपने कदम हटा रही है, तो किसान को तो पहली चोट है, मगर उसके साथ साथ गरीब आदमी, बीपीएल परिवार को भी इसकी
आने वाले समय में इसका दर्द महसूस होगा। फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो बड़ा हमारे देश ने, कांग्रेस पार्टी ने जो है बनाने का काम किया था, चौधरी रणबीर सिंह मेरे स्वर्गीय दादाजी ने 1947 के अंदर सबसे पहले संविधान सभा में ये न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की बात सबसे पहले देश में रखी थी। उसके बाद धीरे धीरे 1956 में कंसेप्ट आया, एफसीआई बनी, खरीद की व्यवस्था शुरू हुई। तो ये सारा सिस्टम आज चौधरी छोटू राम ने मंडी सिस्टम, जो जॉइंट पंजाब के समय वजीर थे सर सिकंदर हयात की कैबिनेट में, उस समय ये मंडी सिस्टम हरियाणा में बना। तो आज ये सब पे आज संशय खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हुड्डा साहब, कई जानकार ये मानते हैं कि क्योंकि मंडियों का सिस्टम, आर्थिक सिस्टम सिर्फ पंजाब और हरियाणा में है, जहां दोनों राज्यों में मिलाकर 23 लोकसभा सीटें हैं, तो कोई बड़ी राजनीतिक कोस्ट सरकार के सामने नहीं है खोने के लिए। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं कि सरकार के सामने कोई बड़ी राजनीतिक कोस्ट नहीं है खोने के लिए, सिर्फ 23 सीटें हैं लोकसभा की दोनों राज्यों मिलाकर। क्या आप इस बात से सहमत है? ये बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर ये सरकार ये सोच रही है, और अगर ये खारिज करना चाहती है पंजाब हरियाणा को कि किसानों के हितों को, तो बड़ी गलतफहमी में है सरकार। क्योंकि ये वो बड़ी जो है ये वीर भूमि है, ये जय जवान जय किसान को चरितार्थ करते हुए प्रदेश हैं पंजाब और हरियाणा। यहाँ अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उस आंदोलन की आज जो है केवल चंडीगढ़ तक नहीं सीमित रहेगी, वो दिल्ली तक उसकी आंच रहेगी। देश के अंदर एक बदलाव की चिंगारी यहाँ से आ सकती है। तो सरकार अगर गलतफहमी में है तो मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ। मैं एक और बात आपको कहूंगा, सबसे अगर नेगेटिव इसमें सबसे नकारात्मक रोल में कोई देखा गया तो आपने देखा होगा हरियाणा सरकार दिखाई दी। इससे बड़ा दुख की बात नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उस प्रदेश से इकलौता विपक्ष का सांसद हूँ, 14 भाजपा के सांसद हैं हमारे, और कि हरियाणा सरकार का क्या रोल रहा इसमें आपने देखा। कहीं बार बार लगाए, कहीं नाके बनाए, कहीं हर टोल पे, हर बॉर्डर पे, हर नाके पे बेइंतहा फोर्स की डिप्लॉयमेंट, कहीं आंसू गैस के गोले। अरे जिनके आंखों में पहले ही आंसू हैं किसान के, वो आंसू गैस से कैसे रुकेंगे। कहीं बौछारें, कहीं जो है अपना सड़कों को खोदने का काम। आपने स्वयं 10 दिन पहले तक उपचुनाव था, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सारी कैबिनेट इतने बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही थी बड़ौदा के अंदर, आपके लिए कोरोना नहीं था। अभी 4 दिन पहले दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम मेवात के अंदर बड़ी किसान सभा कर रहे थे इन 3 बिलों के हक में, 3 कानूनों के हक में। आपके लिए कोरोना नहीं था। कोरोना काल में आपने ऑर्डिनेंस लेके आए, तब आपके लिए कोरोना नहीं था। किसान उन बिलों के विरोध में आ रहे हैं तो उन पे कोरोना दिखा के उनकी आवाज को कुचलने के लिए आज हरियाणा सरकार ने हरियाणा को छावनी के रूप में बदलने का काम किया। हरियाणा सरकार ने एक बहुत नकारात्मक ये अपने किसान विरोधी चेहरे का परिचय दिया। मैं मानता हूं कि आज ये साबित हो गया कि मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, हरियाणा भाजपा और जेजेपी पार्टी उप मुख्यमंत्री समेत, ये दोनों, इन दोनों को किसान प्यारा नहीं है, कुर्सी प्यारी है। ये कुर्सी को इन्होंने किसान को ठोकर मार के अपनी कुर्सी से चिपक कर चंडीगढ़ बैठे। ये आने वाले समय में इनको ये जो इनका रवैया है, ये बड़ा भारी रवैया पड़ेगा इनको। दीपेंद्र जी, आपने एक बयान पढ़ा होगा खट्टर साहब का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मेरे राज्य के भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर एमएसपी पर खरीद नहीं हुई तो। और कांग्रेस पार्टी, आप लोग खट्टर साहब कह रहे हैं तो जो बेसीजन गेहूं कहते हैं हम इसको, आदि जी, जो सीजन में लोग बचा के रखते हैं और बाद में जो गेहूं निकालते हैं, तो बाद में आप पता करो उसका कितने भाव में बिक रहा है। 1200 में बिक रहा है। अच्छा। तो एमएसपी पे वो नहीं बिक रहा। अगर खट्टर साहब को इस बात से अगर वो अपना, तो वो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो इसीलिए रोक के रखते थे लोग, कुछ किसान की जो गैर सीजन है उसको उनको भाव थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा, एमएसपी से बढ़ के रहेगा, इसीलिए कुछ थोड़ा बहुत रोक के, जिनकी कैपेसिटी होती है। मैं आपको बताया कि आप स्वयं एक किसान परिवार से हैं, तो अब वो खट्टर साहब तो आज जाए मंडी में, तो खट्टर साहब का स्वागत है, अपने फैसले पे है। मगर दूसरी बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जुबानी बात, अगर उनकी, फिर भी मैं उनकी नियत मानता हूँ भाई, वो ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी पे खरीदेंगे, आपकी जुबानी बात हम कैसे माने भाई। 3 कानून बने, उन 3 कानूनों में एमएसपी का जिक्र तक नहीं है।
तो अगर एमएसपी का जिक्र तक नहीं है 3 कानूनों के अंदर, हम्म, तो आपकी जुबानी बात पे हम क्या कौन सी आपकी जुबानी बात? आज तक आपने बड़ी-बड़ी वायदे किए, एक वायदा तो आपने हम्म, कोई पूरा किया नहीं। आप अपनी ही जुबानी बात को कानूनी कानूनी रूप में सरकार को क्यों नहीं अपनी जुबानी बात को आप कानूनी रूप दिलवाते? ये मतलब खत्म। आप चाहते हैं कि एमएसपी का जिक्र बिल में कर दें। मेरा आखिरी हाँ, सवाल आपसे। आपकी जुबानी बात पे थोड़ी, हम आपके जुबानी आश्वासन से नहीं, हम्म, कानूनी प्रावधान से हम्म, हम संतुष्टि किसान की हो सकती है। जुबानी बात करने से काम नहीं चलेगा। इनको हम्म, तो जब बड़ौदा के अंदर, मगर ये ऐसे ये हरियाणा की सरकार तो ऐसी नकारात्मक किसान विरोधी और बेशर्म हो चुकी है। हम्म, बड़ौदा उपचुनाव की बड़ी हार से सबक लेते हुए उसी दिन इनको आ जाना चाहिए था दिल्ली, उप हम्म, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को, कि भाई ये कानून में संशोधन लाओ और हम्म, किसान के साथ हम खड़े हो जाएंगे। मगर इन्होंने उस चुनाव के नतीजे को खारिज किया। अब इस किसान आंदोलन को खारिज कर रहे। मैं आपको हम्म, बता रहा हूँ आदेश जी, लगातार यहाँ पे आप आके देखें, हम्म, हम्म, लगातार ये टोल प्लाजा से आपको किसानों के ट्रैक्टर को जो है ये चल रहे हैं, बिल्कुल मतलब लाइन नहीं टूट रही। तो आप ओके। सोच सकते हैं कि कितना किसानों में इसमें इस बारे में पूरा जी, जी। किसानों में वो है। दीपेंद्र हुड्डा जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए किसानों ना के मेरे को बारे में। थैंक यू सो मच आदेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है मुझे हमेशा। थैंक यू भाई साहब, आप थैंक यू। आप जैसे पत्रकारों की आवश्यकता है, आप जरूर जब भी समय समय पे आपसे पूछ बात करते हैं हम भी रहेंगे। और थैंक यू आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।